Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जनरल टेस्ट के सैंपल पेपर से। और आज के इस सैंपल क्वेश्चन में मैं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। जनरल अवेयर्स के इस सेक्शन में मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे पहले मैंने कई सारे जनरल क्वेश्चंस कराए हैं और उन सभी में मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज का ये हमारा सेशन जो है वो सेट नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 ऐसे सेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो ये जनरल अवेयरनेस का हमारा सेशन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होती है। ये सारे जो सैंपल क्वेश्चंस है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि जिस तरह के पैटर्न पहले फॉलो किए गए हैं उसी तरह के पैटर्न को फॉलो करके आगे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो आते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस को आज इंक्लूड किया गया है इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूईटी जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल कम समय में आप अपने जनरल टेस्ट के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको इस कोर्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये आपके 4 टॉपिक्स जो हैं वो पूरा कवर होंगे, जिसको आप हमारे ऐप लर्निंग पावर ऐप से डाउनलोड करके, लर्निंग पावर ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको मिलता है मात्र 2999 में। ये 2999 का हमारा बैच है, जिसमें आप सभी इन 4 सेक्शंस को कवर करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 सेशन, और आते हैं आप देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और कैसे आप अपने एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है वो है कि डेवलपमेंट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या हो जो कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर सके, है ना। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल चेंज, है ना। सोशल चेंज होता है जब इकोनॉमी में जब ग्रोथ आता है तो हमारा सोशल चेंज भी होता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का मतलब ही हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल चेंज। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर था। उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को बता दूं कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट केम इनटू फोर्स या केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा संविधान कब से शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950, 19 जन 1950 से शुरू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 पार्ट्स। किस लिए बल्किएस्ट कहा गया है ये मैं बताता हूं। तो इसमें 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, और शुरुआत में जब संविधान बना था उस समय 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में 448 आर्टिकल्स हैं। तो करंटली 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल है और 22 पार्ट्स हैं। इन सभी 22 पार्ट्स में अलग अलग चीजों को
डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट है, सिटीजन संबंधी जो रूल्स हैं वो है, पंचायती राज आता है, उसी में हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट के वर्क्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मीन्स कि इस तरह से बहुत सारे चीजों को इसमें समाहित किया गया है और एक एक चीज को लिखा गया है। तो बल्किएस्ट कहने का मतलब है कि ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ संविधान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर कह रहा है, वो कह रहा है कि द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस was principle for which of the following movement, है ना। अब क्या है कि एक ऐसा मूवमेंट आया था जिसमें भारतीय लोगों ने टाइटल को सरेंडर कर दिया था, जो कि उसके साथ साथ जो ऑफिस जो अलग अलग टाइटल मिलते थे, जैसे राय बहादुर हो गया, नाइटहुड हो गए, तो इस तरह के टाइटल अंग्रेजों के जमाने में दिए जाते थे लोगों को, ठीक है। तो जब ऐसा मूवमेंट आया जिसमें लोगों ने इस तरह के टाइटल्स को एबॉलिश करना शुरू किया, तो वो था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको बताऊंगा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा? लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्यों? तो डिमांडिंग फॉर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिमांडिंग फॉर द एंड ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को अंत करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 को ये लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत 1919 में हुई थी और एंड हुआ था 1922 में, चौरी चौरा। आप सभी को बता दूं कि खिलाफत को गांधी जी ने एक अच्छा, हालांकि ये जो था टर्की के खलीफा के लिए था, लेकिन इसको महात्मा गांधी ने जोड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। सबसे पहले खिलाफत की बात करें तो 1919 में शुरू हुआ था। इसके द्वारा तो दो भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। तो ये मोहम्मद अली और अली ब्रदर्स के द्वारा ये शुरू किया गया था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। ये खलीफा जो थे वहां के, उनके खिलाफ कुछ जो है अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स हैं, जो खलीफा का पद होता है उसको समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसकी वजह से वहां पर इस तरह से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उसी को गांधी जी ने जोड़ दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की कब? 1920 में, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये समय था 5 सितंबर 5 सितंबर 1920, 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। और ये चला कब तक? 5 फरवरी 1922 तक चला। और ये 5 फरवरी 1922 वही दिन है जिस दिन
चौरी चौरा की घटना हुई थी। क्या हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना में क्या हुआ था कि शांतिपूर्वक जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर, तो पुलिस ने ऐसे लोगों पर गोलियां चला दी थी, ग्रामीणों पर। इससे क्रोधित होकर ग्रामीण पुलिस को पीछा करते हुए ले जाते हैं और पुलिस डर के मारे थाने में चले जाते हैं। तो पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की डेथ हो जाती है। तो इस 22 पुलिस कर्मियों की डेथ होने के बाद गांधी जी मीन्स की चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, और इसके बाद गांधी जी को जेल हो गई थी 6 साल की, है ना, देशद्रोह के मामले में। तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट जो है ये किसके लिए शुरू हुआ था? तो भक्ति मूवमेंट क्या कहता है कि जो मिस्टिकल यूनियन होते हैं ऑफ इंडिविजुअल, है ना, विद द गॉड, उसके लिए शुरू हुआ था। तो भक्ति मूवमेंट वाज क्या था? इट वाज मिस्टिकल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद गॉड। ठीक है, भक्ति मूवमेंट की आप देखेंगे इस तरह से था। तो हमने आप सभी को ये सारी चीजें बताई। आपको अगर चौरी चौरा पूछा जाए तब भी आप बता सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ ये भी बताया मैंने आपको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, ये सब जो है इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया। मीन्स कि आप सभी को पता होगा कि आईटी कैपिटल क्या है? तो भारत का आईटी कैपिटल कहलाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज कॉल्ड आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसे आईटी कैपिटल भी कहते हैं भारत का। ठीक है, बात करें मुंबई की, तो मुंबई क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? मुंबई। ठीक है, यहीं पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज कहां पर? मुंबई में, और इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, बॉलीवुड जिसे कहते हैं फिल्म सिटी, यानी कि बॉलीवुड भी वहीं पर है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं मुंबई को। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, यहाँ पर सेबी का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो ये भी सेबी का भी हेडक्वार्टर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोयम्बटूर की बात करें तो सिलिकॉन वैली तो आपको बताया ये बेंगलुरु। कोयम्बटूर जो है वो क्या है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। और नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद भी लिख सकते हैं। अहमदाबाद इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, किसके लिए? टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया या इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कोचीन। तो ये कोचीन वही जगह है जहां पर
है ना, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने व्यवसाय यानी कि बिजनेस की शुरुआत की थी, ठीक है। कोचीन को हम लोग क्वीन ऑफ अरबियन सी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ अरबियन सी, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ अरबियन सी कहा जाता है किसे, कोचीन को, ठीक है। और आपको बता दूं कि 1498 वो 1498 का समय था, 1498 जिस समय समुद्र मार्ग से, सी रूट से, सी रूट से वास्को डिगामा भारत की खोज की थी, ठीक है। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, पुर्तगीज था वास्को डिगामा, जो 1498 में भारत की खोज किया था। समुद्र मार्ग से, केप ऑफ गुड होप से चलते हुए वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। तो भारत में आने वाला पहला समुद्री यात्री भारत की खोज करने वाला था वास्को डिगामा, ठीक है। ये अरबियन सी में ही है और ये कोचीन मीन्स की केरल के तट पर आया था, ठीक है। अब आते हैं अगला, अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है उपासिकास। उपासिक क्या है ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। उपासिकाज वर, तो उपासिकाज क्या है, तो ये बुद्धिज्म में होता है उपासिका, जिसमें मॉन्क्स और नन्स होते हैं ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के मॉन्क्स और नन्स को क्या कहा जाता है, उपासिका या उपासक, ठीक है। तो ये उपासिकास क्या है, मॉन्क्स ऑफ नन्स, मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं उपासिकास। अब मॉन्क्स एंड नन्स इन जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म में जैन मुनि होते हैं, क्या होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो मुनि होते हैं, जैन मुनि कहते हैं उनको, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं उसे आरिका कहा जाता है, महिलाओं को आरिका कहा जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनको मुनि कहा जाता है, ठीक है। मेल को मुनि और फीमेल को आरिका कहा जाता है, और साध्वी भी कहा जाता है, कहीं कहीं साध्वी भी कहा जाता है फीमेल्स को, ठीक है। और ले मेंबर्स ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे वो हाउस होल्ड, अपना घर का काम करते हुए, ये लोग तो थे, वो थे जैन धर्म या बौद्ध धर्म में जिन्होंने अपने गृह को त्याग किया था, ठीक है। लेकिन जो ले मेंबर्स ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म होते थे वो गृहस्थ होते थे, हाउस होल्ड होते थे, ठीक है। अपने घर पर ही रहकर, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले लोग होते थे, उसे हम लोग हाउस होल्डर्स कहते थे, यानी कि गृहस्थ होते थे, अपनी खेती बाड़ी गृहस्थी में लगे रहते थे, उसके साथ साथ जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन जब मॉन्क्स और नन्स की बात करेंगे तो ये गृह त्याग करके सन्यासी के भेष में रहते थे, ठीक है। तो ये अंतर है, ले मेंबर्स ऑफ जैनिज्म हाउस होल्ड को, और मॉन्क्स को ये हम लोग मुनि या फिर आरिका या फिर उपासक कहते थे, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर है, बोला गया कि हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ये रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके नाम पर, ये रामकृष्ण परमहंस किसके हैं, गुरु हैं किसके, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु। और इन्हीं की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम कितनी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ, क्या, नरेंद्र नाथ, मोदी नहीं, ठीक है, नरेंद्र नाथ, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ था किसका, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम।
नरेंद्रनाथ, ध्यान रखिएगा, मोदी मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम था क्या, नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद। अब बात करें यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के, तो ये थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु इसलिए कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको एडवाइस किया था कि आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, ठीक है। इसीलिए गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या? सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1905 में। ध्यान रखिएगा 1905 ये वही समय है जिस साल पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे हम लोग बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। किसे? बंगाल के विभाजन को। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करें ईश्वर चंद विद्यासागर की, तो ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के आगे अगली पंक्ति के नेता थे, है ना। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी, हालांकि इनका भी कर्म भूमि जो था वो बंगाल ही था, और इन्होंने भी क्या किया? बंगाल सोशल सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल सोशल सर्वेंट सोसाइटी, बंगाल सोशल सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। कब? 1841 ईस्वी में, ठीक है। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। क्या थे? रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े जिसकी काली माता के जिसकी कह लीजिए कि पुजारी थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि काली माता इनके पास आती थी, है ना, और इनको दर्शन दिया था काली माता ने, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि द नेचुरल डिजास्टर ऑफ ड्रॉथ इज टेकन केयर बाई, है ना। तो नेचुरल डिजास्टर ऑफ ड्रॉथ ये टेक केयर किया जाता है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉथ ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल इज नोन एज। तो साइंस ऑफ स्मॉल जो है वो क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल, नैनो टेक्नोलॉजी। अब बात करें यहाँ पे कॉस्मोलॉजी की, तो कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट, या आप कह लीजिए इंटायर यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कर देते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इज द डेवलपमेंट ऑफ। आप देखिएगा यहाँ पर
ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किस पे पड़ा है भारत के एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो एक ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ जिसकी वजह से भारत में आया बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का ही असर है कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगला अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि द इन्फ्लुएंसर्स सॉरी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज, व्हीट के जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, तो ये जो है हमारा बोला गया यहाँ पर, ये जो है स्पाइक। ठीक है, स्पाइक क्या है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि अगर 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 क्या है, इज अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, तो अगर अगर प्रिपेयर किया जाता है एल्गी से, किससे, एल्गी से। अगर क्या है, तो ये जो है, तो अगर अगर एक रेड एल्गी है, रेड एल्गी। ठीक है, तो जिससे बनाया जाता है ये अगर अगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ बोला गया है कि द इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स कोयला है। आज भी भारत में कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। और हम लोग कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो विदेशों में भी बेचते हैं। हाल ही में बांग्लादेश से अडानी पावर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अडानी पावर जो है अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जो कि झारखंड से सप्लाई किया जाता है, किसे, बांग्लादेश को। तो ये कोयला है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, पेट्रोलियम है, ये सब है। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत न्यूक्लियर पावर में भी अब आगे आ रहा है ना। लेकिन न्यूक्लियर में है कि वहां पर यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत में नहीं है उतना ज्यादा, है ना। थोडियम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा तब जाकर के होगा। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर में हमें यूरेनियम की जरूरत होती है, जो कि एटॉम बॉम्ब बनाने में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए दुनिया के देश जो हैं भारत पर बहुत लंबे समय तक इस पे जो है जो बैन लगा कर के रखा। एनएसजी था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसका मेंबर नहीं था भारत, है ना। भारत पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। बाद में जाकर के ये हटा, है ना। तो उसके बाद न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर एनर्जी जो जो न्यूक्लियर पावर है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये भारत में है और इसमें भी आप देखें कि जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुराना हो चुका है। धीरे धीरे करके दुनिया के देश जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी पे। ठीक है, भारत भी सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। उसके बारे में भी हम लोग समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगला। जो अगला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है वो है फर्टिलाइज एग इज नोन एज। ठीक है, तो एक फर्टिलाइज एग किसके रूप में जाना जाता है, तो वो होता है जाइगोट। अ फर्टिलाइज एग इज नोन एज जाइगोट। ध्यान रखिएगा, यहां से अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया कि हु आइसोलेटेड द वायरस कॉजिंग मोजियाक डिजीज इन टोबैको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो ये जो है वायरस कॉजिंग मोजियाक डिजीज इन टोबैको, ये इसको आइसोलेट किया था डॉक्टर स्टैनली ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आ जाए तो आप डॉक्टर स्टैनली लगा दीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला कि द बुक विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन रेयर प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, तो रेयर प्लांट जो होते हैं, जो अब क्या कहते हैं कि इंडेंजर्ड है ना, रेयर है, तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के प्लांट्स के लिए जो बुक डेडिकेट किया गया है वो है रेड बुक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, रेड बुक का मतलब ही है कि अलार्मिंग। ठीक है,
तो ये रेड बुक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है यहाँ पर, बोला स्टेटमेंट दिया है और फिर उसके बाद बोला गया है, तो बोला कि इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। बोला गया है कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स आर इंक्लूडेड अंडर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के दो पार्ट होते हैं, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस वाले में जो है दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, हमारा वन वाला सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि स्टेटमेंट वन जो है वो सही है और जो दूसरा है वो गलत है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज रिलेटेड टू राधा मोहन कप। राधा मोहन कप से संबंधित है कौन सा गेम है, ये बताना है आपको। तो ये है राधा मोहन कप पोलो। पोलो जो है वो कौन सा कप है, राधा मोहन कप है। ठीक है, पोलो में आता है एक और इजरा कप। क्या आता है, ZRA, इजरा कप भी आता है पोलो में। ठीक है, पोलो में इजरा कप आता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आता है वेस्ट टेस्ट कप। ठीक है, ये पोलो के लिए। क्रिकेट के लिए आप सभी जानते हैं कि रणजी होता है। ठीक है, पिछले समय में बहुत सारे सहारा कप, रिलायंस कप, अलग अलग ट्रॉफियां मिली है, लेकिन यहाँ पर रणजी जो है हर साल खेले जाते हैं, रणजी ट्रॉफी। एशिया कप होता है, कि ये क्रिकेट के हो गए। टेनिस की बात करें तो टेनिस में होता है डेविस कप। डेविस कप किसके लिए होता है, टेनिस के लिए। फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे आता है डोरंट कप। डोरंट कप खेले जाते हैं, संतोष ट्रॉफी होता है। इस तरह से ये अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग ट्रॉफियां हैं, और राधा मोहन कप आता है पोलो के लिए, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, बोला गया है कि द मेजर पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन सीड ऑफ। किसके सीड में जो पेस्टिसाइड के प्रॉपर्टीज आते हैं, तो वह है नीम, है ना। इतना कड़वा होता है कि सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यहीं पर मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है नीम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज अ रॉकेट वर्क, है ना। तो रॉकेट किस पे वर्क करता है, तो रॉकेट वर्क करता है आपको कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट पे वर्क करता है कौन, रॉकेट। ठीक है, बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया में आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। किसका आता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ आता है किसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ आता है इनर्शिया में। इनर्शिया में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कोई भी जो चीजें होती है इनर्शिया में, उसमें बोला गया है कि रिमेन्स एट इट्स करेंट पोजीशन। जब वो कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम तब तक अपने उसी पोजीशन में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनर्शिया। उसके बाद आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास क्या है, मास जो है नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एक
evolution of life form on earth. Energy is a energy is required for the evolution of life forms on earth. ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पर कि इन एन instinct semiconductor at absolute zero temperature is, ठीक है, तो ये हमारा है परफेक्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? एक क्या होता है? अ मटेरियल it is a material in which electric current does not flows या freely flows। फ्लोज फ्रीली, इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इंसुलेटर में आएगा ग्लास। ग्लास क्या है? एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक है, वुड है, तो ये सब क्या है? ये परफेक्ट इंसुलेटर है। ग्लास, प्लास्टिक, वुड, इससे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इसीलिए इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब बात करें यहाँ पे गुड कंडक्टर की, तो इसमें क्या होगा? इट इज अ मटीरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रीली, है ना। यहाँ पर डज नॉट है और इसमें गुड कंडक्टर में आएगा फ्लोज फ्रीली। तो हम इसके सिर्फ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आएगा गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है। गुड कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर आता है कॉपर। तो कॉपर क्या है? सबसे गुड कंडक्टर है। कॉपर है, ब्रास है, स्टील है, ठीक है। तो ये सब क्या है? गुड कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर के क्या होता है? तो यहाँ पर जो बिना एनर्जी लॉस किए हुए जो कंडक्ट होता है वो होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सुपर कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनर्जी लॉस, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट लॉस, और ठीक है, एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सुपर कंडक्टर हो गया। यहां पर सिर्फ हमसे पूछा था, हमारा आंसर हो गया था परफेक्ट इंसुलेटर। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं क्या है इंक्लूड किया हुआ। तो आप सभी को बता दूं कि यदि आप 10+2 के एग्जाम के बाद अपनी जो है सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दरवाजे खोलता है आफ्टर 12th स्टूडेंट के लिए। क्या क्या, किस किस पोस्ट के लिए? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोर्ट क्लर्क। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि भारत सरकार के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में हर साल वैकेंसी निकाली जाती है। आप इन सभी वैकेंसी में फॉर्म भर करके अपने लायक, अपने मन चाहा पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। ये सी एसएससी सीएचएसएल 2024 जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होगा, आपके ये मई जून के आसपास में इसके फॉर्म्स आएंगे। आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। उसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं पुलिस एग्जाम देकर पुलिस बनना या पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देना, तो 10+2 के बाद हर स्टेट जो है एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कंडक्टेड बाय ईच स्टेट एवरी ईयर, ठीक है।
तो आप वहां पर कांस्टेबल के पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी के द्वारा भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर आप एनडीए और नेवल एकेडमी के लिए एग्जाम देते हैं और यहां से एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो ये है हमारा यूपीएससी के। उसके साथ साथ यदि आप जल क्रीड़ा और जल में अपने करामात दिखाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप सभी यहाँ पर इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ एंट्री लेवल कैडेट के रूप में। उसके साथ साथ आप सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, इसमें भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ भी हर साल हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और दूसरे पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालती है, जहां पर आप हेड कांस्टेबल और जनरल ड्यूटी के लिए एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इंडियन रेलवे में आप अपनी सेवाएं प्रदान करें तो इसके लिए भी आप ट्रेन क्लर्क, जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो, या फिर दूसरे जो पोस्ट होते हैं उन सभी के लिए आप आरआरबी, एनटीपीसी के थ्रू रेलवे में आप एंट्री कर सकते हैं और वहां पर भी अपने सर्विसेज के थ्रू अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोको पायलट की भी पोस्ट निकलती है, आप वहां पर भी अपने एग्जाम दे करके आरआरबी, एएलपी के थ्रू आप लोको पायलट में भी जा सकते हैं। तो इस तरह के पोस्ट हैं जो आपको आफ्टर 12th आप अपनी फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। भारत सरकार के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ये मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे साथ रेगुलर लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ये लाइव क्लासेस हमारी 8:30 टू 9:30 के बीच में होती है। वहां पर आप सभी अपने जो भी क्वेरीज है उन सभी क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं और दिए गए नंबरों पर भी आप बात कर सकते हैं, जहां से आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड और दूसरी चीजें, इन सभी को आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, लर्निंग पावर ऐप। यहाँ से भी आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलती है। आप सभी कोर्सेज के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।